अगस्ट कॉम्ट के विचार के प्रभाव को लेकर खुद हर्बर्ट स्पेंसर ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगस्ट कॉम्ट के जो विचार हैं और उनके विचार हैं उनमें एक मौलिक अंतर ये है। उन्होंने एक पुस्तक में लिखा है व्हाट इज़ कॉम्ट्स प्रोफेस्ड एम। कॉम्ट का उद्देश्य क्या था? टू गिव ए कोहेरेंट अकाउंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कंसेप्शंस। ये हर्बर्ट स्पेंसर लिख रहे हैं कि आप खुद देखिए कॉम्ट का उद्देश्य क्या था। कॉम्ट का उद्देश्य था ह्यूमन कंसेप्शन, यानी कि जो रेल्म और द वर्ल्ड ऑफ द आइडियाज़ हैं, मानव जाति या मानवता की जो विचारों की दुनिया है, उनके संबंध में वो एक व्यवस्थित ज्ञान या व्यवस्थित उसकी व्याख्या करने पर जोर देते थे। जबकि व्हाट इज़ माई एम, मेरा उद्देश्य क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर ये कहते हैं व्हाट इज़ माई एम, मेरा उद्देश्य क्या है? टू गिव ए कोहेरेंट अकाउंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। जबकि मेरा उद्देश्य है टू गिव एन कोहेरेंट अकाउंट ऑफ नॉट द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन कंसेप्शंस बट द प्रोग्रेस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। जबकि मेरा उद्देश्य कॉम्ट से बिल्कुल उल्टा है। कॉम्ट जहाँ विचारों की आंतरिक दुनिया के बारे में कोहेरेंट अकाउंट देने की कोशिश करते हैं, व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, वहीं मैं वस्तुनिष्ठ बाह्य दुनिया के कोहेरेंट जो अकाउंट है उसकी कोशिश करता हूँ, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करता हूँ, यानी कि जस्ट अपोजिट। कॉम्ट आंतरिक और विचारों की दुनिया, जबकि अगस्ट कॉम्ट बाह्य और वस्तुनिष्ठ दुनिया। कॉम्ट प्रपोजेस टू डिस्क्राइब द नेसेसरी एंड द एक्चुअल फिलिएशन ऑफ आइडियाज़। फिर से वही रिपीटेशन है कि कॉम्ट वास्तव में जो लाजमी और वास्तविक जो आइडियाज़ की दुनिया है उनके प्रोग्रेस या उनकी इवोल्यूशनरी पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं। जबकि हर्बर्ट स्पेंसर ये एडमिट करते हैं कि आई प्रपोज टू डिस्क्राइब द नेसेसरी एंड एक्चुअल फिलिएशन ऑफ थिंग्स, यानी कि मैं विचारों के उद्विकास की बात नहीं करता हूँ, मैं वस्तु के उद्विकास की बात करता हूँ। मैं आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द एनालिसिस और इन द स्टडी ऑफ द थिंग्स नॉट द आइडियाज़ एज कॉम्ट अटेम्प्टेड। फिर वो एक कंपैरिजन करते हैं, कॉम्ट प्रोफेसेस टू इंटरप्रेट द जेनेसिस ऑफ आवर नॉलेज ऑफ नेचर। कॉम्ट का उद्देश्य प्रकृति या प्राकृतिक जो ऑर्डर है या नेचुरल ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द थिंग्स है, ऑर्डर ऑफ द आइडियाज़ है, उनके संबंध में उनकी जो उद्भव विकास है, जेनेसिस है, उसकी उत्पत्ति है, उनकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। जबकि माई एम इज़ टू इंटरप्रेट, हर्बर्ट स्पेंसर कह रहे हैं, एचएस कह रहे हैं कि मेरा उद्देश्य है द जेनेसिस ऑफ द फिनोमिना विच कॉन्स्टिट्यूट नेचर। क्योंकि मेरा उद्देश्य उन घटनाओं को, उन पदार्थों को समझाने में है जिनसे इस प्रकृति का निर्माण हुआ है, ना कि विचारों से जिनका प्रकृति से कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए ओवरऑल कंक्लूडिंगली हम देखें, फाइनल वर्डिक्ट के रूप में देखें तो अगस्ट कॉम्ट का संबंध था ही वाज more interested in the study of the ideas, that is subjective ideas, the subjective aspect of human existence, whereas unlike Auguste Comte, Herbert Spencer was far more interested in the analysis or in the interpretation of the objective external world or the objective and external world of the things. So he was far more interested in the study of the objective realm of phenomena, class of phenomena. ठीक है, तो ये दोनों के बीच में कंपैरिजन था और ये अपने ही किसी न किसी पुस्तक में हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा है ताकि वो ये स्पष्ट कर सकें कि अगस्ट कॉम्ट का उनके विचारों पर किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा नहीं जा सकता है, बल्कि वो तो आपस में पोलर अपार्ट्स थे, एकदम अपोजिट थे। ऐसा ही कुछ सिमिलर काइंड ऑफ जो इंटेलेक्चुअल एक कंपैरिजन है वो मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स में भी किया जाता है, जहाँ मैक्स वेबर आइडियाज़ की बात करते हैं, चेंज इन आइडियाज़ ब्रिंग्स चेंज इन सोसाइटी। वहीं कार्ल मार्क्स कहते हैं द रियलिटी लाइज विद द मैटर नॉट विद द आइडियाज़, नॉट विद द माइंड। तो वैसा सिमिलर सा यहाँ है। तो एक तरह से हम देखें तो कॉम्ट की नज़दीकता हम मैक्स वेबर से देख सकते हैं और हर्बर्ट स्पेंसर की नज़दीकता हम कार्ल मार्क्स के साथ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये तो था एक मोटा मोटा कॉम्ट और इनका कंपैरिजन हर्बर्ट स्पेंसर का। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं कि जीवनी जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। समाजशास्त्र के क्षेत्र में
कॉम्ट की विचारधाराओं को एक और बात मैं आपको इनिशियली लेवल पर बता दूं कि कॉम्ट ने जहां समाजशास्त्र का नामकरण किया था और मोटे मोटे रूप से एक तरह से उसकी जो अप्रोच होनी चाहिए, साइंस सोशियोलॉजिकल मेथड कैसा होना चाहिए, उसके जो एम्स थे उनको एस्टेब्लिश करने का काम किया था, लेकिन उन्होंने एक तरह से बहुत डिटेल में एरियाज ऑफ इंटरेस्ट या सब्जेक्ट मैटर या सब्जेक्ट एरिया को डिफाइन करने की कोशिश नहीं की थी अगस्ट कॉम्ट ने। वो जो वैक्यूम था उस वैक्यूम को भरने का काम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। इसलिए कहते हैं कि ऑल्दो कॉम्ट कॉइन्ड द टर्म सोशियोलॉजी, यद्यपि सोशियोलॉजी की जो टर्म है वो कॉम्ट ने कॉइन की थी, निर्मित की थी, ही नेवर पेड मच अटेंशन टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, लेकिन उन्होंने कभी भी समाजशास्त्र के सब्जेक्ट मैटर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोला, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। इट वाज हर्बर्ट स्पेंसर हु डिफाइंड द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। ये तो हर्बर्ट स्पेंसर थे जिन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र को परिभाषित किया, उसके अध्ययन क्षेत्र को परिभाषित किया, एंड ही आउटलाइंड द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट विच आर स्टिल रेलिवेंट टुडे। और उन्होंने उन एरियाज़ को एक तरह से हाईलाइट किया, उनको आउटलाइन किया जिनका आज भी महत्व है। स्पेंसर्स मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोशियोलॉजी मे बी इन्यूमरेटेड अंडर 3 हेडिंग्स। अब जो हर्बर्ट स्पेंसर है उनका जो योगदान है सोशियोलॉजिकल थिंकिंग में, उन्हें मोटे रूप से हम 3 भागों में बांट के देख सकते हैं। एक तो ऑर्गेनिक एनोलॉजी या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक मॉडल, दूसरा इवोल्यूशनरी थ्योरी या इवोल्यूशनरी मॉडल, और तीसरा सोशल डार्विनिज्म या जिस उनके जो इवोल्यूशनरी मॉडल था उसे सोशल डार्विनिज्म, सामाजिक डार्विनवाद भी कहते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। समाजशास्त्र के क्षेत्र में कॉम्ट की विचारधाराओं को और अधिक स्पष्ट, उन्नत और विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने का कार्य निश्चित रूप से ब्रिटिश समाजशास्त्री व दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने हाथों में लिया और 19वीं शताब्दी की सामाजिक विचारधाराओं को नया मोड़ प्रदान किया। और मैं आपको बता देता हूँ, हर्बर्ट स्पेंसर ने इतनी अधिक इंटेलेक्चुअल सुप्रीमेसी, इतनी अधिक इंटेलेक्चुअल रिकग्निशन ही एन्जॉयड इन हिज टाइम, जिसका कोई सानी नहीं था, जिसका कोई मुकाबला नहीं था। नॉट ओनली इन यूके बट ऑल्सो इन अदर यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज इन अमेरिका, यूएसए। वहाँ पर जिस समाजशास्त्री को इतने इनिशियल स्टेज पर इतना अधिक रिकग्निशन मिला, ही वाज नन देन अदर हर्बर्ट स्पेंसर। अब इसके पीछे कारण क्या था, उनकी विचारधारा क्या थी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या थी, वो हम आगे देखेंगे कि उन्हें इतना रिकग्निशन अमेरिका में क्यों मिला। स्पेंसर का नाम उन विद्वानों की सूची में बहुत आगे हैं जिन्होंने की, और गज़ब की बात यह है कि इन्होंने सिर्फ समाजशास्त्र के बारे में नहीं लिखा। उनकी बुक्स का टाइटल देखिए आप, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ दिस, प्रिंसिपल्स ऑफ दैट। यानी कि वो सोशियोलॉजी के बारे में भी लिख रहे हैं, साइकोलॉजी के बारे में भी लिख रहे हैं, बायोलॉजी के बारे में भी लिख रहे हैं, फिलोसफी के बारे में भी लिख रहे हैं। तो इतना एक प्रोलिफिक और एक एनसाइक्लोपीडिक इंटेलेक्चुअलिटी रखने वाला व्यक्ति ये हर्बर्ट स्पेंसर थे, अपने हर्बर्ट स्पेंसर। प्राणी शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर समाज का विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया ऑर्गेनिज्मिक मॉडल में। समाजशास्त्र के जो फाउंडिंग फादर्स थे उनमें कॉम्ट के साथ स्पेंसर का नाम लिया जाता है, और कॉम्ट, स्पेंसर और हैरियट मार्टिनो, जिन्हें समाजशास्त्र की मम्मी या मदर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, वन ऑफ द निगलेक्टेड फीमेल सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन तीनों को मिलाकर हम एक तरह से फाउंडर या फाउंडिंग एक तरह से पेरेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी बोल सकते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी सोशल स्टैटिक्स। इसकी बुक का टाइटल था, समाजशास्त्री रचना थी सोशियोलॉजिकल सोशल स्टैटिक्स। अब सोशल स्टैटिक्स टाइटल से आपको बुक लिखे हुए तो ऑटोमेटिकली लोग ये सोचेंगे कि यार अगस्ट कॉम्ट का बहुत ज़्यादा प्रभाव था उन पर, क्योंकि अगस्ट कॉम्ट ने कंसेप्ट दी थी सोशल स्टैटिक्स की। लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, जब मैंने ये बुक लिखी थी तो मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा विस्तृत ज्ञान नहीं था। मैंने उनके बारे में सुना जरूर था, लेकिन उनके विचारों को पढ़ने का मुझे कभी अवसर नहीं मिला। मैंने उनके विचारों से किसी प्रकार का कोई भी लेन देन मेरा नहीं हुआ है। अब स्पेंसर के इस दावे को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उनके विचार कॉम्ट से पूर्णतः स्वतंत्र हैं, और इन दोनों के विचार में कोई बुनियादी भेदभाव है, मतभेद है। वास्तु इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए हेनरी माइकल, जो एक कमेंटेटर हैं, उन्होंने उचित लिखा है कि जिस किसी ने भी कॉम्ट के
प्रारंभिक निबंधों के उनके ऑप्सूल्स जो हैं उनको पढ़ा है, वह यह नहीं मान सकता कि स्पेंसर द्वारा रचित समाजशास्त्र का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी वस्तुतः कोई मौलिक रचना है, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने लिखा उनकी सिमिलरिटी, वी कैन ट्रेस ए काइंड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिमिलरिटी बिटवीन देयर राइटिंग्स, बिटवीन देयर लाइन ऑफ थॉट। सभी प्रमुख विचारों, यहाँ तक स्पेंसर की पद्धति को भी ओप्यू स्कल्स में देखा जा सकता है। कॉम्ट ने रूपरेखा खींची, कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर ने उसे भरा, यानी कि ही प्रिपेयर्ड द स्केलेटन इन ही पुट फ्लैश इनटू दैट स्केलेटन, हम इतना ही कह सकते हैं। अब जीवन जो चित्रण है, कृतियां हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। हर्बर्ट, एज आई टोल्ड यू, हर्बर्ट स्पेंसर वाज बोर्न इन इंग्लैंड, डर्बी नामक स्थान पर एक अपेक्षाकृत निर्धन परिवार में, एक रिलेटिवली पुअर फैमिली में उनका जन्म हुआ था 1820 में। उनके माता पिता की क्या पोजीशन देखिए, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने कोई भी फॉर्मल एजुकेशन आज तक हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं ली थी, कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई उनकी, ना कॉलेजिंग हुई ना स्कूलिंग हुई। उन्हें घर पर ही उनके माता पिता और उनके एक चचा जान थे, उनके एक चाचा थे, अंकल थे, जो प्रोटेस्टेंट थे, प्यूरिटन थे और एक तरह से एंटी कैथोलिक जिसको बोलते हैं, उस प्रकार के जो रेडिकल जो फंडामेंटल क्रिश्चियनिटी होती है उनका विरोध करते थे। लिबरल्स थे ये, इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स दे वर लिबरल्स। तो इनके परिवार, इनके माता पिता लिबरल्स थे। साथ में बहुत ज़्यादा, चूँकि उनके अंकल का प्रभाव था बहुत ज़्यादा, और अंकल एक तरह से कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के व्यक्ति थे, तो इंडिविजुअलिज्म को बहुत ज़्यादा फेवर करते थे। तो वो लिबरल थे बट रेडिकली इंडिविजुअलिज्म में विश्वास रखते थे। और ये जो इनिशियल एनवायरनमेंट था उनकी फैमिली का, ये जो इम्पैक्ट ऑफ हिज अंकल ऑन हिज अपब्रिंगिंग, ये देखा जा सकता है। तो वो लॉन्ग लास्टिंग था। अपने जो प्रोडक्टिव ईयर्स थे उनके लास्ट तक उन्होंने एक तरह से इंडिविजुअलिज्म को फेवर किया। यहाँ पे भी हम अंतर देख सकते हैं अगस्ट कॉम्ट और कार्ल मार्क्स उसमें हर्बर्ट स्पेंसर में, कि हर्बर्ट स्पेंसर ने इंडिविजुअलिज्म को का फेवर किया, जबकि कॉम्ट जो थे वो सोशलिज्म का फेवर करते थे। वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिज्म में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि एक जो एनलाइटनमेंट का जो प्रोजेक्ट था या एनलाइटनमेंट जो फिलोसॉफी थी, ओवरऑल कैरेक्टर उसका था इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत जीवन, लिबरल आइडियाज़। इनके परिवार में ये सबसे बड़े थे, ये अकेले जीवित रहे थे। बाकी सारे जो इनके सिबलिंग्स थे वो समय के साथ अपने अस्तित्व कायम नहीं रख सके। और ये जो प्रक्रिया थी, इसके कारण भी अगर हर्बर्ट स्पेंसर का जो एक थ्योरी हम जिसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जनरली ये माना जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो फ्रेज है वो डार्विन ने कॉइन की थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। डार्विन ने तो 1859 में अपनी बुक लिखी थी, उससे 1852 में ही हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बुक लिखी थी। उस बुक में उन्होंने लगभग इस अप्रोच को एस्टेब्लिश कर दिया था कि लाइक अदर इवेंट्स और फिनोमिना ऑफ द नेचर, ह्यूमन सोसाइटीज़ जो हैं वो भी एक ऑर्गेनिज्म की तरह सिंपल टू कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करते हैं, इवॉल्व होते हैं इंटरनल फोर्सेस के माध्यम से या एडेप्टेशन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये जो मैकेनिज़्म है, ये जो डायनेमिक नेचर है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की, सिमिलर पैटर्न बर्थ, ग्रोथ, डीके, ये जो सिमिलर पैटर्न है वो ही सोसाइटीज़ भी फॉलो करती हैं। सोशल जो एंटिटीज़ हैं, सोशल बॉडी जो है वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं। इसी वजह से सोसाइटीज़ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कंपाउंड टू डबल कंपाउंड, इस प्रकार का उन्होंने एक पैटर्न दिया था जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इस प्रकार से सोसाइटीज़ का इवोल्यूशन भी होता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने तो डार्विन से बहुत पहले ही इवोल्यूशन की बात कर दी थी, सोशल इवोल्यूशन की बात कर दी थी। लेकिन ठीक है, उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए 1859 में डार्विन ने, उन्हें एक तरह से हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने प्रारंभिक सिद्धांतों की पुष्टि के रूप में स्वीकार किया और वहाँ से बहुत कुछ ग्रहण किया उन्होंने। अपना जो इवोल्यूशनरी मॉडल है वो कम्प्लीटली डार्विन के जो द्विकासीय सिद्धांत है उस पर आधारित है, और इसको उन्होंने सोशल डार्विनिज्म या सामाजिक क्षेत्र में जो अगर डार्विन के नियमों का, सिद्धांतों को हम अप्लाई करें तो जो कुछ भी उभर कर आता है उसे उन्होंने सोशल डार्विनिज्म, सामाजिक डार्विनवाद कहा था।